देखो ये भारतीय संविधान है नीतीश, ये आपके स्पेशली यूपी पेट और यूपी ट्रिपल एससी में आता है। यूपी पेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो पहले ही सिलेबस बता देगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में आना है और इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना रहेगा। एक तरीके से देखें तो सिलेबस कम है, लेकिन इसको मतलब जो लोग आवेदित करते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, हर साल तकरीबन 40 लाख लोग बैठते हैं, एग्ज़ाम को देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद से होता ये है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें एक मानक बना लिया जाएगा। उसके बाद से उसी मानक के अनुसार से परसेंटाइल घोषित किया जाएगा। 99 से लेके 100 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे करके नीचे आता जाएगा। अगर आप 80 से 85 परसेंटाइल में आते हैं तो कास्ट वाइज, ग्रुप वाइज इसमें मेरिट बनता है और फिर मेंस देने का चांस रहेगा। ठीक है, तो उसका एक सिलेबस था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है कि राज्य, पहली बात तो राज्य क्या है इसको समझना जरूरी है। राज्य कौन है, राज्य से आशय क्या है। राज्य का मतलब वो व्यक्ति जो सरकार की नीतियों को आप तक पहुंचाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। समझ में आ रहा है। जो सरकार की, जैसे आपके अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा आना है, तो आप सही व्यक्ति हैं, सही व्यक्ति के पास ये पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक अधिकारी होना चाहिए। तो जो सरकार के द्वारा सरकार की नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाने वाला होगा, वही क्या होगा, राज्य होगा। ठीक है, राज्य से आशय यहाँ आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ स्टेट से है। राज्य के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार की नीतियों को आप तक पहुंचाते हैं। राज्य में कौन कौन आ सकता है, अधीनस्थ पे चलें, मतलब छोटे अधीनस्थ मतलब छोटे कर्मचारी, तो लेखपाल हुए, बीडीओ हुए, है ना, बीडीओ हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हुए, ये सब के सब क्या हैं, राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन वो लोग हैं जो राज्य की, मतलब सरकार के द्वारा किए गए नियम कानून को आप तक पहुंचाएंगे, उन्हीं के बारे में यहाँ पढ़ना है। ठीक, अब देखिए ये भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान क्या है, तो एक नियम कानून का ऐसा दस्तावेज जिसको समझने के बाद आप अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को जानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही क्या है, संविधान है। यानी एक तरह से कहें तो एक लिखित नियम कानून का एक लिखित दस्तावेज जो आपको बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना, उसका समझना है। अब चलते हैं यहाँ पे, हमने लिखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो पहले पर्चे पढ़िए। कह रहे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। अब यहाँ मैटर है कि संविधान का भाग, जिस प्रकार से हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ में भी जैसे पार्ट होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे है संविधान के, जब संविधान का निर्माण हुआ, जब लिखित दस्तावेज बना, उसके कुल मिला के 22 भाग थे। ठीक, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। याद रखिएगा, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और कितने, 12 अनुसूचियाँ थी। उनमें हर एक भाग में कुछ ना कुछ वर्णित किया गया। उसी में जो आपका अनुच्छेद 1 है, जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या, 2-4 दिन पहले एक मैटर आया कि भारत का नाम अब इंडिया न रख के आने वाले समय में भारत होगा। हो सके कि शत्रु चालू हो आवाहन करने पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें भारत का नाम अब इंडिया ना हो के क्या हो जाएगा, भारत होगा। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ सरकार का भी, मतलब ये मुद्दा एक उठा था, बीच में हल्ला हुआ कि सरकार इस प्रकार से कुछ करने जा रही है। लेकिन देखिए, अभी स्पष्ट रूप से बता जाए, G20 का जो समिट हुआ था, उसमें जो प्रेसिडेंट के नाम से पत्र जारी हुआ, उसमें सिर्फ लिखा गया था, है ना, कि प्रेसिडेंट की तरफ से बुलावा भेजा गया था, तो उसमें भारत नाम दिया गया था, इंडिया न करके भारत नाम दिया गया। तो आने वाले समय में हो सके कि चेंज हो जाए, उसके बारे में अभी यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। जैसे हमने कहा कि कुल 395 अनुच्छेद हैं, तो 1 से शुरू होता है, तो 1 कुछ और बताता है, 2 कुछ और बताता है, वैसे 12 से, और एक तरीके से देखें तो 35 तक क्या आपका है, फंडामेंटल राइट में है ना। उसी तरीके से 36 से 51 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अंग्रेजी में DPS भी बोल सकते हैं।
और 51 में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में ही वर्णन है। और 51 क जो होता है वो एक तरीके से कहें तो इसी का भाग 4 को बनता है, वही होता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके कर्तव्य, आपके अधिकार हैं, ठीक। और आपके अधिकार तो ये हैं, आपके कर्तव्य भी हैं, जैसे तिरंगे का सम्मान, राष्ट्रगान हो रहा है तो उनके प्रति आपका सम्मान, कौन कौन सी चीज़ें हैं राष्ट्र के लिए आदर्शवादी हैं उनके लिए आपको जागरूक होकर उनका सम्मान, ये सब कहाँ है, तो 51 क के अंतर्गत आता है। उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रखिएगा दोनों में अंतर, मूल अधिकार जो है उसको आप सरकार से लड़के ले सकते हैं, ठीक, लेकिन मौलिक कर्तव्य आप जिस प्रकार लड़के लेते हैं तो आपका भी तो कर्तव्य है ना, कुछ दायित्व। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप सरकार से ले नहीं सकते, ये सरकार की अनुशंसा पे है, सरकार चाहे तो आपको देगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिला। जब संविधान बन रहा था तो हम लोग दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग थे और हमें इतना जानकारी नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। तो होता है ना कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, तो इतने हम लोग जानकार तो थे नहीं। तो हर एक देश से उनके नियम कानून को पढ़ते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए कुछ न कुछ हम अपने लिखित दस्तावेज में शामिल करते गए। उसी तरीके से संविधान में ये जो नीति निर्देशक तत्व था वो आयरलैंड एक देश है, वहाँ से क्या किया गया, लिया गया था। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब ध्यान से समझ लीजिए कि ये न्यायालय द्वारा कभी भी लागू नहीं हो सकता। अगर जैसे मान लीजिए राज्य सरकार है, आपको कुछ नहीं दे रही है तो आप उसको लागू नहीं करा सकते। समझ में आ रहा है ना। तो नंबर 2 पे आ रहे हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया जाता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की जाती है। इससे पहले ये था कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं, वही तो बात बोल रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि सर इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये बताना है। तो वैधानिक शक्ति मतलब ये सरकार पे न्यायालय ये नहीं कर सकता कि आप मेलो को इतना पैसा दे दीजिए या अमन जी को इतना पैसा दीजिए। सरकार के मतलब न्यायालय के पास ये अधिकार नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जबरदस्ती आपसे लागू करा दे। समझ में आ रहा है ना। किसी भी न्यायालय में नहीं, तो वही कह रहा है कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये न्यायालय में वाद योग नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एम्बुलेंस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस नहीं आया, तो अब आप ये नहीं कि उसको ले जाके हम न्यायालय में आप करने लगेंगे, ये कहीं नहीं है। इसी में सब आएगा, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किया गया। मतलब राज्य सरकार जो है लोगों का कल्याण करे, ये इसमें वर्णित है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से पढ़िए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, माने राज्य का उद्देश्य है कि आम जनता का क्या कल्याण करना। सरकार हम क्यों चुनते हैं, जिन असुविधाओं से हम लड़ रहे हैं उनको सुविधा में बदल दे, ये इसीलिए तो सरकार चुना जाता है ना। तो राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किया गया। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, मतलब आम लोगों में सामाजिक प्रेम रहे, आर्थिक तौर से भी लोग क्या समृद्ध हों, और लोकतांत्रिक, भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक राज्य है, मालूम है ना। लोग जो चाहेंगे वही होगा। यहाँ पे कोई भी बड़ा व्यक्ति, यहाँ पे आम आदमी जो है वो क्या है, सोता हुआ, ये हम कहें कि सोता हुआ या जागता हुआ शेर। यहाँ अगर आप सोचेंगे कि विधायक जी, MP, MLA लोग हैं तो उनके पास तो वैधानिक मतलब पावर है ही है, उनके पास पावर है सम्मान वाला, लेकिन वो चुने किसके जाते हैं, हमारे द्वारा ही। तो सबसे बड़े पावरफुल कौन हुआ, हम लोग हुए या आम आदमी हुआ। तो उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक प्रजातांत्रिक स्थापना, यह इसी समय नहीं है जब भारत में अंग्रेज थे। तो उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उसको भी यूपी पेट में है, उसको भी पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। देखिए जब अंग्रेज यहाँ पे थे उस समय बहुत सारे वो नियम बनाते थे, उन्हीं नियमों में एक आया भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बहुत सारे पार्टों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हूबहू जोड़ दिया गया। तो वही कह रहा है कि यह 1935 में अनुदेश प्रपत्र में भी है,
अब 1935 का जब नियम पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि क्या क्या राज्य के लोगों को करना चाहिए। जो उस समय के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल सब थे, उनको क्या करना है क्या नहीं, उसमें भी ये वर्णित था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? तो हम डायरेक्ट अनुच्छेद 38 से शुरू करते हैं। कह रहा है कि राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक व्यवस्था, है ना, राज्य का कह रहा है कि राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। राज्य में कौन कौन सा नियम लाया जाए जिससे राज्य के लोगों की अधिक से अधिक वृद्धि हो। जैसे महिला सशक्तिकरण लागू करना है। बात को समझिएगा थोड़ा, तब इसको समझ में आएगा कि सामाजिक व्यवस्था से क्या है। जैसे महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो बहुत सारे राज्य को आप देखेंगे कि वहाँ पे नियम बनाया जा रहा है कि महिलाओं को लैपटॉप दिया जाए, टैबलेट दिया जाए, जैसे महिलाएं पढ़ें, जानकार हों और अपना अधिक से अधिक उससे विकास करें, है ना। विकास करने के बाद वो भी आर्थिक रूप से सक्षम हो, ताकि नारी सशक्तिकरण देखने को मिले। तो कौन कौन सा नियम लागू किया जाए जिससे आम व्यक्ति अधिक से अधिक सक्षमवान हो और भारत विकासशील से विकसित की तरफ हो जाए, उसी को डालते हैं किसमें, अनुच्छेद 38 में। समझ में आ रहा है ना। वो नियम जिनसे आम व्यक्ति, जैसे सिद्धांत जी हैं, ये क्या नाम है इनका, अरुण जी हैं, इन लोगों का विकास अधिक से होगा। ये हम सब आम ही आदमी तो हैं, आम लोगों का विकास अधिक से अधिक हो, तो उसके लिए कौन कौन से नियम बनाए जाए। जैसे आप जाएंगे एमपी में तो लाडली बहना योजना है, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाए। जैसे एक तरह से के देख लें, अभियुदय योजना रहा, जैसे वो बच्चे जो समाज के गरीब हैं, जो फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो सरकार एक कॉमन एग्ज़ाम ले लेती है। उस एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो सरकार के चुने हुए अधिकारी, या ये कहें कि चयनित अधिकारी या बड़े बड़े विद्वान शिक्षक आपको आके पढ़ाएंगे। आप उनसे उनके द्वारा निःशुल्क पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद अगर आप मान लीजिए किसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या ये कहें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एग्जामों में आप बैठते हैं, तो वहाँ से अधिकारी रैंक की तैयारी का क्या आयोजन किया जाता है, अभियोजन कोचिंग की योजना। तो एक तरह से कहें तो राज्य के लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि, मतलब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय निःशुल्क विधि, याद रखना, अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय निःशुल्क विधि है। 39 का सार्वजनिक धन स्वामित्व नियंत्रण का है। और 39 ग जो है धन का समान वितरण, मतलब सबके पास धन का समान वितरण हो, ये किसमें कहा गया है, तो 39 ग में। देखिएगा आप लोग, राज्य सरकार सम्मान निधि या विशेष प्रकार की सम्मान निधियाँ जारी होती हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 40 है, इसमें कहें कि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का क्या है, संगठन। देखो ये इसमें एक चीज़ ध्यान देना, इसमें बहुत सारे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, वही बस पढ़ाए जा रहे हैं ना। जैसे मैंने 36 नहीं बताया, यहाँ पे 45 जो है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब उतने ज़रूरी नहीं है, तो इस आधार पर रोका जा रहा है। जैसे यहाँ पे याद अब आते हैं, 40 तक हो गया था। 40 क्या था कि ग्राम पंचायतों का निर्धारण, ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होगा, ग्राम पंचायत के कर्तव्य क्या क्या होंगे, ये था क्या, आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 यानी एक तरीके से कहें कि 41 जो है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। किन किन दशाओं में आप काम पाने के अधिकारी होंगे, शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे। जैसे होता है ना कि जैसे कहीं कोई आकस्मिक बात हो गया, ठीक, अब आपकी दशा अच्छी नहीं है, तो सरकार देखिएगा कहीं कहीं अनुकंपा पे नौकरी मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो सरकार देती है वो इसी के अंतर्गत देता है। तो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार कहाँ पे है, ये अधिकार का मतलब राज्य आपको ये देगा, ये वर्णित है, अधिकार नहीं है, ये यहाँ पे वर्णित है। अनुच्छेद क्या है, 42 है, काम की मनोचित दशा प्रसूत सहायता अधिकार। मैटर समझ लीजिए, जैसे आपको हम कह दिए कि आप यहाँ पे आके दिन रात काम करिए, और जब आप यहाँ पे आ गए और काम करना शुरू किए, तो आपकी दशा जो है, दिमागी रूप से आप अपने घर पे हैं, या एक तरीके से कहें कि यहाँ खूब ज़्यादा आप प्रेशर में हैं। जैसे हम बुलाएं कि आप हमारे यहाँ काम करिए, 30,000 पे काम करना है, बस क्या, तो 10 से 4 करना है। और जब आप 10 बजे आप आते हैं
तो हम शुरू करा दिए आपसे 10 बजे से 10 बजे तक काम कराना, तो आप उस समय क्या कहेंगे? प्रेशराइज होंगे, कहेंगे ना कि कहा था कुछ और करा रहा कुछ और है। तो वही कहने का है कि अनुच्छेद 42 काम की मनोचित दशा, काम करने के लिए मानव की उचित दशा होनी चाहिए भाई। अगर दशा नहीं है तो आप काम अच्छा नहीं करेंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद, नाम सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पढ़ने से पहले खेलना सीखो। खेलोगे, वर्जिश करोगे तो तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति रहेगी, तुम्हारा शरीर रिलैक्स रहेगा। और जैसे मान लो तुम खेले, तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति है, थोड़ा थके, आराम किया, आराम करने के बाद जब तुम जगोगे तो तुम्हारा दिमाग जागृत अवस्था में। तो ये स्वामी विवेकानंद, नाम सुने हो ना, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 2 भाई थे, स्वामी विवेकानंद और क्या कहते हैं भूपेंद्र नाथ। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था, स्वामी विवेकानंद का, और उनके भाई का नाम भूपेंद्र। दोनों लोगों ने अपना जीवन इस देश के लिए क्या मतलब सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 42 काम की मनोचित दशा, और इसी में है प्रसूति सहायता अधिकार। जैसे आपके गांव घरों में देखते होंगे आप लोग कि बच्चा होता है, डिलीवरी वगैरह, तो एम्बुलेंस वगैरह जो आता है, ये सारी चीज़ें जो आपको उपलब्ध होती हैं प्रसूति के समय। जैसे बच्चा होता है तो गरीब तबका अगर है तो उसे दलिया वगैरह जो मिलता है, पोषक तत्व तो मिलते हैं। तो प्रसूति अधिकार, प्रसूति मतलब वही डिलीवरी का जो समय होता है उसमें प्रसूति अधिकार है ना, ये राज्य आपको देगा। किसमें है ये? कोई भी पूछ सकता है कि प्रसूति अधिकार कहाँ पे है, तो कहिएगा कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 42 में है, काम की मनोचित दशा। कोई आपको, याद रखिएगा, कोई आपको जबरदस्ती कुछ करा नहीं सकता है ना। काम की मनोचित दशा होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग। कल G20 था, किसी दिन G20 पढ़ाएंगे। G20 अब तो G21 हो चुका है, तो किसी दिन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मोदी जी लखनऊ आए थे, तो यहाँ के एक सैयद जी, को नाम उनका मुझे अभी याद नहीं है पूर्ण रूप से, तो वो बर्तनों पे नक्काशी का काम कर रहे थे। तो मोदी जी आए, देखे, उनको अच्छा लगा, तो फिर फ़ोन किए, उनको अवार्ड भी दिया गया है ना। फिर उनका जो व्यवसाय दुकान था वो लगा था। अभी जो G20 वाला भारत मंडपम बना था। भारत मंडपम क्या है? शंख और बहुत सारी शंख, कमल है ना, पंच तत्वों के सहयोग से मतलब पंच तत्वों के जैसा बना के एक तरीके से कहें तो 35 फीट के सापेक्ष ऊंचाई का एक मंडप तैयार किया गया है, जिसे भारत मंडपम का क्या नाम दिया गया है। तो उसमें उनका भी दुकान लगा था। तो याद रखिएगा, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग प्रोत्साहन, मतलब कुटीर उद्योग में उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये कहाँ पे वर्णित है? 43 में। अब देखिए, आज डिजिटल ज़माना हो गया, कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे उद्योग को करना नहीं चाहता है। कोई करना चाहता है क्या? कोई भी नहीं करना। सब चाहता है कि पढ़ने लिखने के बाद हम क्या बने, SDM बने, DM बने या पुलिस में जाएं। कोई छोटे बड़े उद्योगों को नहीं करता है। तो जब सभी लोग सरकारी सेक्टर में जाएंगे तो प्राइवेट को कौन करेगा? समस्या आएगी ना। और अगर मान लीजिए आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपको हम प्रोत्साहित करेंगे, तो आपके देखे देखे 2-4 और लोग अच्छा काम करेंगे। तो इससे भारत क्या होगा, आने वाले समय में बिजनेस की तरफ चलेगा। वैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और आने वाले समय में विकासशील अवस्था है वो किस में बदल सकती है? विकसित में, है ना। तो ये वही यहाँ पे कि कर्मकारों के लिए मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आप लोग बीच में सुने होंगे UCC लागू होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे नेताजी लोग कहते होंगे कि लागू हो जाएगा तो इस धर्म के साथ ये विभेद होगा, इस धर्म के साथ ये विभेद होगा। कुछ विभेद नहीं होगा। पूरे देश में एक समान नागरिक, एक समान सिविल संहिता लग जाने से, ये एक प्रकार से बोलें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसको किसी दिन अच्छे से पढ़ाएंगे, ये अपने आप में बहुत पूर्ण टॉपिक है। तो आप बस इतना याद रखिएगा, कोई पूछ सकता है कि एक समान नागरिक सिविल संहिता कहाँ पे है, एक समान नियम सबके लिए, हिंदू भाई के लिए, मुस्लिम भाई के लिए, सबके लिए एक समान नियम कहाँ पे वर्णित है? तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के DPSP के किसमें? अनुच्छेद 44 में। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको UCC शॉर्टकट में बोलेंगे। अनुच्छेद 45 के बाद आता है अनुच्छेद 46। मैंने फिर बता दूं आपको कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, है ना। ये अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्ग को शिक्षा संस्थाओं में अधिक से, देखिए जो समाज, मतलब पहले समय में जो समाज के दुबले कचले लोग होते थे उनके साथ बहुत ही शोषण होता था। तो शोषण हुआ तो वो समाज से पिछड़ते चले गए। अब पिछड़े ना,
वो समाज से वंचित ना हो। इसके लिए हमने यहाँ अनुच्छेद 46 में ये नियम बनाया कि SC ST और जो समाज के कमज़ोर लोग होंगे उनको शिक्षण संस्थाओं में क्या दिया जाएगा, थोड़ा छूट दिया जाएगा, उनका ध्यान दिया जाएगा ताकि उनका अधिक से अधिक दाखिला हो, वो भी अपने जीवन स्तर को, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर को सुधार सकें। अगर वो सुधरेंगे, समाज का हर तबका, हर व्यक्ति जब सुधरेगा तभी क्या समाज का अच्छा निर्माण होगा। अगर समाज का एक व्यक्ति भी कमज़ोर, पीड़ित है तो कहीं ना कहीं समाज की कमी को दिखाता है, और वो आपको लगता है कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्ट धीरे धीरे पड़ेगा। इसको समझना है। तो अब चाइना का अभी बेरोजगारी रेशियो आया था, बेरोजगारी दर पे एक लेख आया था, जनसत्ता में है, 26 और 27 अक्टूबर का, जाके पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार। आप लोग देखते होंगे गांव में कभी कभी फाइलेरिया की दवा या टीबी वगैरह का या बहुत सारे चीज़ों का निःशुल्क दवा वितरित होता होगा आशा लोगों के द्वारा, कहा जाता होगा कि खा लीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप जाएंगे गोरखपुर साइड में, तो वहाँ पे बाढ़ वगैरह के आने से वहाँ जापानी इन्फेल्साइटिस नाम का एक बीमारी होता है ना, मस्तिष्क ज्वार वगैरह। तो जब एक सीजन में, एक विशेष मौसम में जब कोई एक बीमारी आती है, तो सरकार लोगों को बचाने के लिए कौन सा नियम लाएगा, किस तरीके से आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगा, आप उससे अपने जीवन को बचा सकेंगे, उसको किस में रखा जाता है, तो अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, माने खाने के लिए अच्छा अच्छा आपको मिले, आप अगर किसी समस्या में हैं तो उससे कैसे निकल के जीवन स्तर को अच्छा करें, है ना, ये सब किसमें, स्वास्थ्य में आपके सुधार हो, ये सब कहाँ है, तो अनुच्छेद 47 में है। अब आता है अनुच्छेद 48। इसी में ये PCS में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन और संगठन का क्या है, वर्णन है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण है। देखो भाई, आज हमारा तुम्हारा जो भी अस्तित्व है इस पर्यावरण के अंतर्गत है। हम इस गाँव में हैं, यहाँ पे जो वातावरण, हमें स्वच्छ वातावरण मिल रहा है, शहरों में जाओगे तो मिलने बड़ा ही क्या मुश्किल हो जाता है। शहर के लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए। अब तो खैर गांव वाले भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें सबसे, हमारा मौलिक कर्तव्य ये यहाँ पे भी है ना, पर्यावरण का संरक्षण 48 का ये मौलिक कर्तव्य भी है हमारा कि पर्यावरण का क्या हो, संरक्षण हो, वो पेड़ लगाया जाए जिससे हमारा इकोसिस्टम क्या हो, संतुलित रहे। याद रखो, अगर पर्यावरण संतुलित नहीं है तो आने वाला समय बड़ा ही क्या होगा, दुर्लभ होगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि धीरे धीरे सरकार देखोगे तो बजट वगैरह पेश करता है तो डिजिटली बजट आता है। क्यों? क्योंकि पेपर को बनाने में बहुत ज़्यादा क्या पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पेड़ों का कटाई होता है, तो जितना पेड़ कटेगा उतना तो इकोसिस्टम डैमेज होगा ना। तो इकोसिस्टम बचे, पेड़ पौधों की कटाई रुके, इसीलिए सरकार देखेंगे तो डिजिटली सुविधाएं लाती जा रही है ताकि कागज़ों के लिए पेड़ की कटाई ना हो। जब कागज़ के लिए पेड़ की कटाई नहीं होगी तो कागज़, जो पेड़ होंगे बचेंगे, पेड़ बचेंगे तो इकोसिस्टम संतुलित रहेगा, तो इससे मानव की जो जीवन प्रत्याशा होगी, जीवन की जो मतलब चलने की जो अवधि होगी वो क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आते हैं अगले नंबर पे, आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा, ये किसका दायित्व है, तो राज्य सरकार का है। याद रखिए, ये कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों की सुरक्षा किसकी है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि आपका मौलिक कर्तव्य भी है ये भी। तो याद रखिएगा कि ये राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों की सुरक्षा ये किसका है मूल रूप से, तो इसके अंतर्गत आएगा DPESP के अंतर्गत। समझ में आ रहा है ना। अगला चलते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण, मतलब कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से अलग है, या ये कहें कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग रखा जाएगा, इसका वर्णन भी यहीं पे। जैसे राज्य सरकार कोई नियम बनाती है तो उसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब आप उसके पास लेके जाएंगे और बताएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, या एक तरह से कहें कि हमारे मूल अधिकारों का यहाँ पे अवहेलना हो रहा है, जब उसको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तब वो बोलेगा। यही कारण है कि याद रखिएगा, जो नेताजी लोग नियम बनाते हैं उसमें जज साहब या ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह, CJI वगैरह कुछ बोलते नहीं है। यहाँ लिखा है कहाँ पे, तो DPESP में 50 में क्या है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या होगा, अलग होगा। आते हैं लास्ट वाले पे, जगह न होने की वजह से यहाँ पे ऊपर लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, है ना। ये सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि। तो मान लीजिए बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि चीन ने गलवान घाटी में क्या किया, झड़प, हिंसक झड़प कर दिया, है ना। चाहे सिक्किम में या असम में ये सब नियम लग गए,
तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का भी दायित्व राज्य का है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक विद्वान हुए के टी शाह जी, इन्होंने कहा कि के टी शाह के अनुसार डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार बजाएगी। अब ये क्या कहना चाहते हैं उसको समझ लीजिए। आप लोग देखते होंगे कि यूपी में भर्तियाँ बहुत कम आ रही हैं। मैं देखिए किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब कि अभी आपके पास गाइडलाइन आ जाएगा कि आपने कुछ गलत कहा, लेकिन मैं सरकार के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जैसे आप लोग देखते होंगे कि यूपी में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है ना, कहने के लिए कि 4 लाख 5 लाख जॉब मिल गया, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं, बेरोजगारी को सरकार ध्यान में नहीं देती है। अब ये बात क्या है, इसका मतलब क्या हो कि एक ऐसा चेक जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार बजाएगा, ये सब चेक के अंतर्गत है। इनमें वर्णित सुविधाएं सरकार आपको कब देती है, जब चुनाव आने वाला है तब आपको, जैसे 5 सालों तक भर्ती नहीं आया, चुनाव आने वाला है, भर्ती धका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि के टी शाह के अनुसार, के टी शाह के शब्दों में राज्य का ये चेक है। एक तरह से राज्य आपको तभी दे देगा कि जब लगेगा कि मुंह पे चुनाव आ गया है तो सरकार आपको सुविधा देगा और उन सब सुविधाओं को जानेगा कि अब जनता का दिल बदल गया। जैसे सहारा का रिफंड हुआ, अब जब चुनाव का समय आ रहा था तो वो देना शुरू किया। ठीक है, आज के लिए इतना, अगले क्लास में अगला टॉपिक रहेगा।